आप सभी का ज्ञान विविध चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय के अध्याय महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य के बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। ये वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी। इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। इन सब की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इन महाजनपदों में से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे, कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। यानी प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। इन समूह यानी कबीलों के छोटे छोटे भूभागों को मिलाकर जो भूभाग बनता था उस भूभाग को जनपद कहा जाता था। ये वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी। इन महाजनपदों की उस समय संख्या 16 थी। इन सब की सर्वप्रथम जानकारी हमें जहाँ से प्राप्त होती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इन महाजनपदों में से कुछ जनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक थे। इन सब के बारे में एक सारणी के माध्यम से समझाया गया है जिस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहले महाजनपद का नाम, उसके बाद में उसकी राजधानी और उसके बारे में कुछ वर्णन दिया गया है। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र था जिसे मिलाकर मत्स्य नाम दिया गया। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान के वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र काशी कहलाता था। कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र कौशल कहलाता था। अंग जिसकी राजधानी चंपा बिहार के मुंगेर भागलपुर जिलों का क्षेत्र अंग महाजनपद कहलाता था। मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र मगध कहलाता था। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र वज्जी कहलाता था। मल कुशीनारा या पावा जिसकी राजधानी बिहार के पटना जिले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला था एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिलों में ये फैला हुआ था। उस क्षेत्र को मल महाजनपद कहा गया। चैदी जिसकी राजधानी शक्तिमती यमुना के किनारे बुंदेलखंड व झांसी का क्षेत्र चैदी कहलाता था। वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स कहलाता था। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र कुरु कहलाता था। पांचाल अहिछत्रम या काम्पिल्य गंगा यमुना के मध्य में रोहेलखंड या रायपुर बरेली बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले पांचाल कहलाते थे। सूरसेन मथुरा जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन एवं आसपास का क्षेत्र सूरसेन महाजनपद कहलाता था। अश्मक जिसकी राजधानी पोतन दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र अश्मक कहलाता था। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा घाटी का क्षेत्र वो अवंती। गांधार तक्षशिला जिसकी राजधानी पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का क्षेत्र और अंत का यानी 16वां महाजनपद कम्बोज जिसकी राजधानी रायपुर जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा। मत्स्य इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक फैला था। इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर से अलवर जाने वाले राजमार्ग पर स्थित था। वर्तमान में विराटनगर का नाम बैराठ। महाभारत के अनुसार पांडु ने अपना अज्ञातवास का समय भी बिताया था। ये मत्स्य राजस्थान के भूभाग क्षेत्र पर फैला हुआ था जो राजस्थान के जयपुर भरतपुर
अलवर का क्षेत्र है उनको सम्मिलित रूप से मत्स्य कहा जाता है। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी जो अपने वैभव, ज्ञान व शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते ये कौशल में विलीन हो गई थी। कौशल रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई गई है। बुद्ध के समय ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। अंग मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी थी। इस काल में ये व्यापार व सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग व मगध में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। अंत में ये मगध में विलीन हो गया। अंग और मगध में निरंतर संघर्ष चलने के कारण ये मगध शक्तिशाली होने के कारण अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। मगध इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था। इसकी राजधानी गिरिफ्रिज थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में ये छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के समय में ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। मगध शक्तिशाली राजतंत्र था जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी, लेकिन बाद में राजगृह या पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर दी गई। वजी ये एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से मिलकर बना था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यानी वजी है वो संघात्मक, यानी आपस में 8 राज्यों के मेल से कुलों के मेल से ये बना था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध व महावीर के समय ये एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था, जिसे बाद में मगध में मिला लिया गया। मल ये भी एक गणतंत्र था जो 2 भागों में बंटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर, और दूसरे की राजधानी पावा थी। यानी मल की 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा। चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साक्ष्यों में सत्यवती कहा जाता था। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का वर्णन है। वत्स बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था, जो बड़ा शक्तिशाली व पराक्रमी था। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी जो महाभारत काल का एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। पांचाल ये 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रम तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। ये गणतंत्रीय व्यवस्था वाला महाजनपद था। सूरसेन महाभारत तथा पुराणों में राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। अश्मक ये राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का महाजनपद किसे कहा जाता है? अश्मक, जिसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी, बाद में अवंती में मिला लिया गया था। अवंती इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूभाग तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता है। ये राज्य 2 भागों में बंटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। गांधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश आते हैं। तक्षशिला का विश्वविद्यालय इस समय का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यानी गांधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के जिले और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। तो परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले में पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद का नाम, तो आप लिखिए गांधार। इस राज्य में कश्मीर घाटी व प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। कंबोज इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ में हुआ है। ये महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर व बदख्शां के प्रदेश थे। राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। ये पहले एक राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। महाजनपदों की शासन व्यवस्था। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के शासन व्यवस्था का प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि जहाँ राजतंत्रात्मक शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी, वहीं वंशानुगत शासन होता था। वहीं
गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह या द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे। यानी जनपदों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक थी। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य और गणतंत्रात्मक में जो अंतर था वो इस प्रकार है। राजतंत्रात्मक शासन संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। एक राजा होता था और वो शक्तिशाली होता था और उसके मरने के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था। तो ऐसी परंपरा को राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता था। वहीं गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते। जनता जिसको चाहती थी उसे राजा बनाती थी। वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजा को गणपति कहा जाता था उस समय। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। मंत्रिपरिषद, ये परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। ये महत्वपूर्ण इकाई थी। राजा को सलाह देने के लिए ये परिषद थी जो राजा को समय समय पर सलाह देती थी। परिषद ये वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठते थे। सैन्य व्यवस्था, गणराज्य की शासन व्यवस्था रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। न्याय, गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे के स्तर के न्यायालय द्वारा किसी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था तथा निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिया जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मगध साम्राज्य का उदय। 6ठी शताब्दी से पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। इन सब में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। 6ठी से 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध की महत्ता के कारण, यानी मगध इतना शक्तिशाली और उसकी वैभवता के बारे में जानकारी हम करेंगे। मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी मगध शक्तिशाली होने का कारण, मुख्य कारण यह था कि मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण थे। यानी हाथी सेना के द्वारा सामने वाली सेना को हरा दिया जाता था। मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदी जैसी नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति व भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी। आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। यानी मगध के शक्तिशाली होने में दूसरा कारण मगध के चारों ओर गंगा और सोन नदियां थी। ये नदियां जल यातायात यानी आने जाने के साधन उपलब्ध करवाता था। जल आपूर्ति होती थी पीने के पानी की, और भूमि उपजाऊ होती थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी क्योंकि गंगा और सोन नदी का पानी मिल जाता था और मिट्टी भी वहाँ की उपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती थी। आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। मगध में लौह खनिज के भंडार भी थे जिनसे लोहा निकालकर मजबूत औजारों और हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवृष थी। बाद में राजगृह एवं पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजधानियां बनी। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। यहाँ किसी भी शत्रु के लिए पहुंचना दुष्कर था। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन से आवर्ती यानी घिरी हुई थी। चारों ओर से घिरा हुआ, गंगा और सोन से घिरा हुआ था। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पार कर इन पर अधिकार करना सहज नहीं था। इस कारण मगध शक्तिशाली था। मगध के प्रमुख शासकों के नाम हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, नंदवंश, महापद्मनंद और घनानंद। इस प्रकार हमने आज मगध व 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।